हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का 96 रोजगार क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आइए साथियों, का फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की क्लास में। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आगामी परीक्षाओं की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की, उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्जाम की, और इसके साथ साथ एसएससी जीडी की, और साथ में आपके रेलवे की एलपी टेक्नीशियन की, तो ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ किया जाए। आज के कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के मैंने आप सभी के बीच में लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में यहाँ पे साथियों दिख रहा होगा कि आईपीएल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि इंडिया प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है। तो आईपीएल का समापन हो चुका है। आपको पता है कि आईपीएल की फाइनल टीम जो है जगह बनाई थी वो कौन कौन सी थी, किन दो टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया। तो आपकी थी आईपीएल की 2024 की जो टीम थी वो केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे ये कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर जी हैं, श्रेयस अय्यर, और साथ में ये है आपके पैट कमिंस जो आपके सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी जो विजेता टीम की बात करें अगर हम, तो विजेता टीम आपकी कौन सी हो जाती है आईपीएल 2024 की, तो वो केकेआर हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तो केकेआर, ये केकेआर टीम है, केकेआर, ये सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच। आईपीएल 2024 का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर रहा है वो रहा है एसआरएच के नाम, और सबसे लोवेस्ट भी फाइनल का जो स्कोर रहा है वो भी एसआरएच के नाम रहा है। ठीक है, कि कोलकाता ने एसआरएच को 8 विकेट से शिकस्त दी है, मात दी है, और आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलो आइए फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर के हाथों में ट्रॉफी है। आईपीएल कोलकाता तीसरी बार जीत चुके हैं, 3 बार एक कप अपने नाम कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंद्रे रसेल, ये मुर्गा वाला स्टाइल में इनका बाल देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे रिंकू सिंह आपको दिख रहे हैं, वेंकटेश अय्यर, सभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र नारायण जी हैं। ठीक, चलो तो आइए फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पर्पल कैप की अगर बात करें, ऑरेंज कैप की अगर बात करें, तो किन खिलाड़ियों के मिला। तो जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं, जो सबसे अधिक पूरे सीजन में लगाते हैं, रन बनाते हैं, उनको मिलता है आपका कौन सा कप, ऑरेंज कप। तो ऑरेंज कप के हकदार रहे हैं आपके विराट कोहली। कौन, ऑरेंज कप के हकदार, ऑरेंज कैप, सॉरी कैप टोपी होती है, तो विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली। दूसरा जो आपका पर्पल कैप है, कौन सा, पर्पल कैप, वो किसको मिला है, तो हर्षल पटेल, हर्षल पटेल, किसको मिला है, हर्षल पटेल जी को मिला। जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए, और जो रनर अप टीम रही उसको 12.5 करोड़ मिला। कितना मिला है, रनर अप टीम को 12.5 करोड़ का प्राइज मनी दिया गया। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, तो विजेता कौन सी रही आपकी, केकेआर विजेता रही, एसआरएच सेकंड नंबर की रही। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न आपका मैंने लिया है जो भी हाल ही में चर्चा में रहा है, आपका रेमल चक्रवात। कौन सा चक्रवात, रेमल चक्रवात, जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, एक साइक्लोन। ठीक, ये फिगर में आप थोड़ा सा समझिए। प्रश्न है आपका कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया। रेमल का नामकरण, ये पहले देखिए, ये चक्रवात है, यहाँ से उड़ता है बेया बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उड़ता है, साइक्लोन उड़ता है, जा करके पश्चिम बंगाल के तट पे टकराता है, और यहाँ पे तट को, यहाँ पे एरिया को प्रभावित करता है, पेड़ों को उखाड़ देता है, छतों छप्परों को उड़ा देता है, हाँ, बिजली के खंभों को तोड़ देता है, मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। ये कौन सा चक्रवात है, तो चक्रवात का नाम है रेमल, चक्रवात का नाम रेमल, और इसका नामकरण करने वाला देश है ओमान। ओमान ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, ये चक्रवात कौन सा है, तो रेमल चक्रवात है। ठीक, समझ आ गया। एक रेमल चक्रवात कहाँ से उठा, बेया बंगाल, बंगाल की खाड़ी से, और जाकर के आपके पश्चिम बंगाल के तट को टकराया। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ समझौता किया है। ये स्विगी वही है जो लजीज खाना अब घर बैठकर ऑर्डर करते हैं फोन से कि हमें ये ऑर्डर चाहिए, तो आपको होम डिलीवरी या खाना आ जाता है। पनीर टिक्का हो गया या कुछ भी हो गई, डोसा हो गया, हाँ,
जो भी आप वेज नॉनवेज जो भी खाते हैं आप मंगा लेते हैं। तो वही इसमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्विगी ने जो समझौता किया है वो शील्ड के साथ, किसके साथ समझौता किया, शील्ड के साथ इन्होंने एक समझौता किया है। ठीक है, अगला देखा जाए प्रश्न नंबर तीसरा चौथा। देखिए हाल ही में फ्रेड रॉस का निधन हो गया। वे कौन थे? तो फ्रेड रॉस एक कास्टिंग डायरेक्टर थे। कौन थे? एक कास्टिंग डायरेक्टर थे फ्रेड रॉस, उनका जो है निधन हो चुका है। हम थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं जल्दी से सभी प्रश्नों को। समय गर्मी आज की अगर हम बात करें आपको, कि आज के दिन में 47-48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जहाँ से हम लोग लाइव इस क्लास को जो करते हैं। ठीक है, तो बहुत गर्मी है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, फिर भी आप सभी के लिए ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप सभी के बीच में आपकी जो क्लास है वो पढ़ती रहे और आप पढ़ते रहें, लापरवाही न करें। आप सभी की जो एग्जाम्स है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की बात करें या फिर आरपीएफ की, तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। जून जैसे ही आपका ये 4 जून की बात, यानी कि इलेक्शन का पूरा लेखा जोखा होता है समाप्त, 4 जून को नई सरकार की ऐलान होगा। उसके बाद ही सब जो है अपने विभाग काम करने लगेंगे और सब जल्दी से जल्दी सभी के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपके जून के बाद जुलाई अगस्त के आसपास में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक, या फिर डेट कोई ना कोई डेट जरूर आ जाएगी। तो समय बहुत ही कम है, आप लोग ध्यान में रखेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा, तो मालदीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा रुपए सेवा। आपने देखा होगा रुपए डेबिट कार्ड होता है, हाँ, रुपए क्रेडिट कार्ड होता है, तो वही रुपए सेवा जो करेगा वो मालदीव। ये वही मालदीव है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटाक्ष किया था। और कटाक्ष की बात ये हुई थी कुछ दिनों पहले, जो आपने देखा होगा करंट अफेयर की क्लास मैंने ली थी, आपको बताया भी था कि जो मालदीव है, मालदीव में क्या हुआ था कि 3 वहाँ के राजनेताओं ने जो है क्या किया था कि भारत के खिलाफ जो है कुछ शब्द, आपत्तिजनक कुछ शब्द बोले थे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। तो उन्होंने फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि क्या रखा है मालदीव में, आइए हमारे लक्षद्वीप में। तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो भारत के पर्यटक वो मालदीव जाया करते थे। तो उन पर्यटकों को मोदी जी ने ये सलाह दी कि क्या रखा है मालदीव में, आइए हमारे लक्षद्वीप में। अपने भारत में ही जब लक्षद्वीप ऐसा एरिया है घूमने वाला, जो आप मालदीव दूसरे देश में जा रहे हैं, जाके इकोनॉमी आप बढ़ा रहे हैं, अपने देश में ही रहिए, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाइए, अपने देश का जो आर्थिक विकास कीजिए। तो वही मालदीव है। आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ होती है? स्तूप की बात करें तो स्तूप आपने सुना होगा कि जो है अशोक के काल में सबसे अधिक स्तूप बने हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता था। ठीक है, स्तूप जो बड़े बड़े आजकल ईंटों से बनी होती थी, आपने जब ईंट के भट्ठों देखे होंगे, उसी तरीके से उतनी ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन जो चौकोर गोल साइज में बना होता है वो स्तूप कहा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक अशोक के समय में स्तूप बनवाए गए थे। और वो कहाँ पे? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही आपका एक फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप यहीं पे बनाया गया। ठीक, किसके समय में? अशोक के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में, सॉरी का नहीं होना चाहिए था, में होना चाहिए, में सर्वाधिक वन है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरल? वन की बात करें, सर्वाधिक वन कहाँ पे होते हैं आपके? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए अगला देखें, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सबसे बड़ी नदी जो भारत की है वो गंगा नदी हो जाती है। कौन सी? गंगा नदी हो जाती है। ये गंगा नदी हो गई। और गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। ठीक, यमुना और गंगा नदी का जहाँ मिलन पे होता है वहाँ क्या बोला जाता है? प्रयाग। ठीक, प्रयाग संगम। ठीक, ये प्रयाग इलाहाबाद आपका हो गया, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन होता है। और ये आपके ये गंगा नदी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के, और ये उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, और ये यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, वो निकलती है गंगोत्री से। क्या अच्छा है भाई? ये यमुना, और यमुना की ही सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। कौन कौन सी सहायक नदी है? ये इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी आपकी? जो केन नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक, यमुना की सहायक नदी हो जाएगी आपकी। चलो अगला देखिए,
1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 10, 12, 14 या फिर 16, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा की अगर बात करें हम तो कौन सी है? अंग्रेजी। क्या है इसकी आधिकारिक भाषा? क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक, नागा पहाड़ी आपने नाम सुना है, यहीं पे मिलती है आपको। ठीक है, नागालैंड में 1 दिसंबर की अपना स्थापना दिवस मनाती है 1963। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये आपके सारनाथ आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में बनारस के पास में है। तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ से लिया गया है यह अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो परिवर्तन का संकेत होता है। ठीक है, तो कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, इसमें अशोक चक्र में आपने देखा होगा जो फ्लैग है आपका, फ्लैग इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात 3 होता है। बीच में यहाँ पे नीले आकार का जो होता है, नीले आकार का, वही क्या होता है? आपका अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? पंचायती राज स्थापित करता है कौन सा अनुच्छेद? तो आपका अनुच्छेद 40 होता है, जो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता जिसे आप छुआछूत, अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, जो एक आपका अधिकार है। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर उसका विरोध नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 17 में लिखा है। आर्टिकल कौन से? 17 में लिखा है। इसमें आर्टिकल 17 में लिखा है जो है अधिकार आपके हैं। समानता का आपने देखा होगा कितने अधिकार होते हैं आपके? 6 अधिकार है। पहले 7 अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और आपको बता दे रहा हूँ कि मूल अधिकार जो है वो आपके संविधान में पहले से थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों को बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि रूस से लिया गया था मूल कर्तव्य। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान भी कहते हैं। और वही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया, जिसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षण संबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तमाम आपके जो हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अनटचेबिलिटी जो आपका हो जाएगा वो 17 का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एक दिन आपकी जो क्लास लूंगा वो संविधान पॉलिटी पे लूंगा, तो उस पर एक प्रश्न आपको मैं MCQs के रूप में कराऊंगा। चलो, तो भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? ये राजस्थान के काठियावाड़ में भेड़ों से अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऊन समझ रहे हैं ना? ऊन जिससे आपका स्वेटर वगैरह बनता है। आजकल आपने देखा होगा कि अच्छे इतने अच्छे क्वालिटी के आपके जैकेट वगैरह आ रहे हैं। काफ़ी एक जैकेट पहन लीजिए, आपको ठंडी में गर्मी का महसूस करा देता है ना। तो इस तरीके से अच्छे क्वालिटी के ऊन होते हैं। ठीक, ये भेड़ों से प्राप्त होते हैं। चलिए, और एक प्रश्न है आपका, आखिरी प्रश्न देखें। अब भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? जो भूकंप है आपका, अर्थक्वेक जिसे आप जानते हैं, हाँ, जब झटके महसूस आप करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं ना, भूकंप। ठीक, तो पृथ्वी से जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको भूकंप कहते हैं। तो किस पैमाने पर उनको मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर। किसको? रिएक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। समय बहुत ही कम मिलेगा आपको परीक्षा देने के लिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, मुझे पता है कि जो है आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, इतनी ज़्यादा ही गर्मी है। हाँ, और बीच बीच में लाइट भी कट जाती है, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी को आप देखते हुए थोड़ा सा संघर्ष कीजिए, थोड़ी सी मेहनत अपनी जारी रखिए। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम डेट आती है थोड़ा सा और दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, बस यहीं तक आज का सफर रहा। मिलेंगे आपसे बाद में अगली क्लास में। जय हिंद।